ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्मॉल ए गिव्स स्मॉल बी, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, यहां पे देखिए, यहाँ पे स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी गिव्स प्रोडक्ट, क्लियर है ना। और यहाँ पे देखो क्या है, ए और बी क्या है भाई, रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट का जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी है, क्लियर है ना। अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहता हूं, मैं इस रिएक्शन का, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, तो वहां में पढ़ाया जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, तो बताइए लॉ ऑफ मास एक्शन में बोला जाता है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। लेकिन जो भी स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाता है वो उसका पावर हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कोई भी रिएक्शन की रेट ऐसे लिखी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया जाए तो के लिख सकते हैं, तो आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर बी इंटू बी की पावर बी हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, लॉ ऑफ मास एक्शन से रिएक्शन की रेट लिखी गई है, लेकिन ये रेट कैसी है, थ्योरेटिकल है। कैसी है, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा आप उसका रेट लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो लिखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। ठीक है, ऐसे रिएक्शन लिखा गया है और बोला जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन से रिएक्शन की रेट लिखिए, तो कुछ नहीं करना है, रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट तो हमारा N2 है और H2 है, और इसकी जो स्टेचोमेट्रिक है भाई, इसकी जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका पावर रेज कर दीजिए। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या है बताइए, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बताओ हम क्या रिएक्शन को देख के लॉ ऑफ मास एक्शन का रेट लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो रेट है वो थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है, बताओ। थ्योरेटिकल है। कैसा है भाई, थ्योरेटिकल है। हम देख के उसकी रिएक्शन को रेट लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यहां में ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यहां में ध्यान देंगे, रेट लॉ जो होता है वो कैसा होता है, थ्योरेटिकल नहीं होता है, वो कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना। जैसे कि अगर मान लो ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन की जो रेट आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका जो पावर होगा वो क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं है। इसकी पावर ए और बी नहीं होगा, कुछ और होगा। वो क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करेगा। तो इसकी पावर मान लो एक्स है और इसकी पावर क्या है, वाई है। क्लियर है ना भाई। रेट लॉ इक्वेशन जो होती है वो हम कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। मतलब क्या होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है। लॉ ऑफ मास एक्शन में जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट था वही उसका पावर हो जा रहा था, लेकिन रेट लॉ इक्वेशन में क्या होने वाला है कि जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो जरूरी नहीं है कि उसका पावर होगा। अरे हो सकता है कभी कभी उसका स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका पावर के बराबर हो जाए, और कभी कभी स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके पावर के बराबर नहीं होगा। क्लियर है ना। तो इसको बोला जाता है रेट लॉ। और यहां से R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या होने वाली है, वाई होने वाली है। और यहाँ पे एक्स और वाई का कुछ नाम है। एक्स और वाई का क्या नाम है, देखिए एक्स को बोला जाता है, एक्स को बोला जाता है ऑर्डर। क्या बोला जाता है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या बोला जाता है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ये जो एक्स है ना, ये एक्स है वो क्या है, ए के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर है। उसी प्रकार बताइए बी क्या है, बी हमारा ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। लेकिन अगर हम x प्लस वाई कर दें, क्या कर दें, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो क्या ही है, बताइए x प्लस वाई है। क्या है, x प्लस वाई है। क्लियर है ना। और यहाँ पे जो k है उसका नाम है, k का नाम है रेट कांस्टेंट। k का नाम क्या है, रेट कांस्टेंट, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट।
देखिए ध्यान दीजिएगा, आप क्या समझे हैं कि जो रेट लॉ होता है, क्या होता है, रेट लॉ होता है, वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर है ना भाई? क्या बताइए, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा है जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3, आप बताइए क्या इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख पाएंगे? क्या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसकी पावर क्या होगी मुझे मालूम नहीं है कि नहीं? तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके हम उसकी पावर में क्या होगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं क्या? देखिए, अगर इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका रेट लॉ क्या होगा, R = K इंटू, मान लो यहाँ में क्वेश्चन में देगा कि इसकी जो रेट लॉ कुछ ऐसी करके आई है, मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, मान लो एक्सपेरिमेंट किया गया और वैल्यू ये आ गया, तो मैं पूछूंगा बताओ N2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 4, और H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, -2, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 4 - 2, आंसर इज 2। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आपको एक बात दिमाग में याद रखना है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, जो रेट लॉ होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, और कोई भी इक्वेशन दे देगा तो हम उसका रेट लॉ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब हमको बात करना है कि जो K है रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा या नहीं होगा, है ना? तो अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ K, किसकी बात करने वाले हैं, यूनिट ऑफ K बोले तो रेट कांस्टेंट का कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो अब मुझे बताओ यहां से K को क्या लिखा जा सकता है, K = क्या होगा, देखो K क्या होगा, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, R डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y, होगा या नहीं होगा? और अब मुझे बताइए, रेट का यूनिट तो मालूम है, कंसंट्रेशन का यूनिट मालूम है, तो हम डायरेक्टली किसका यूनिट लिख सकते हैं, K का। किसका यूनिट, K का। अब मुझे बताइए रेट का यूनिट क्या होता है, मोलर पर सेकेंड। क्या होता है बोलो, मोलर पर सेकेंड। और ये कंसंट्रेशन है, ये क्या है, कंसंट्रेशन है, तो यूनिट क्या होगा, मोलर की पावर X इंटू मोलर की पावर Y। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मोलर पर सेकेंड, और यहां पे लिख सकता हूं मोलर की पावर X + Y, लिख सकता हूं क्या? जैसे आप जानते होंगे A की पावर M इंटू A की पावर N, आंसर इज A की पावर M + N, होता है ना ऐसे। और यहाँ पे जो X + Y है वो क्या है बताओ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। और उस ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं N लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना है, N जो है मान लो X + Y के बराबर है, N इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, N इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है ना? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, यहां पे ध्यान दो, मोलर पर सेकेंड अपॉन मोलर की पावर N, N इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब बताइए यहाँ पे पावर क्या है, 1, और आप ये भी जानते हैं कि A की पावर M अपॉन A की पावर N, A की पावर M - N होता है ना ऐसे। तो बताओ यहाँ से K की जो वैल्यू आएगी, K जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 1 है, N को ऊपर भेजेंगे तो मोलर की पावर 1 - N, सेकेंड की पावर -1, ये किसकी यूनिट आ चुकी है, K का। किसका यूनिट आ चुका है? और N इज द क्या है बताओ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर मैं बोलूंगा 0 ऑर्डर रिएक्शन तो N की वैल्यू 0 डालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N की वैल्यू फर्स्ट डालना है, और हाफ ऑर्डर रिएक्शन N की वैल्यू 1/2 डाल लेंगे, तो यहां से हम K की यूनिट निकाल सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं तो मोलर में लिखा हूं, अगर आप मोल पर लीटर में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा मोल की पावर 1 - N, लीटर की पावर N - 1, सेकेंड -1 आप लिख सकते हैं, अगर मोल पर लीटर में लिखना चाहते हैं तो ये K का यूनिट है, आप K की यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा गैसियस रिएक्शन के लिए, किसकी रिएक्शन के लिए, तो गैसियस रिएक्शन में तो मोलर नहीं आता है ना, क्या आता है, ATM आता है। गैसियस रिएक्शन के लिए बताओ क्या आता है, ATM आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे, फॉर गैसियस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है भाई, गैसियस रिएक्शन है। और गैसियस रिएक्शन में जो K का यूनिट आएगा वो क्या आएगा, देखिए ये मोलर है ना, मोलर का जगह में क्या लिखना है, ATM, क्या लिख देना है, तो ATM की पावर 1 - N, सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा K का यूनिट फॉर गैसियस रिएक्शन। तो अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देना, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा बताओ 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो बताओ N की वैल्यू क्या होने वाली है,
जीरो। एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है ना? अगर मैं बोलूंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू जीरो, फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू वन। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। बताओ के का यूनिट क्या आ जाएगा? के का वैल्यू क्या था? मोलर की पावर वन माइनस एन जीरो है और यहाँ पे होगा सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? बताओ के का यूनिट क्या हो जाएगा? मोलर पर सेकेंड। तो के का यूनिट क्या आ चुका है? मोलर पर सेकेंड। अच्छा, मोलर को आप क्या भी लिख सकते थे? मोल पर लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये किसका भी यूनिट होता था? मोल पर लीटर पर सेकेंड रेट का यूनिट होता है। तो याद रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा ना तो के का यूनिट और रेट का यूनिट आपस में क्या होता है? सेम होता है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि मोल पर लीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है? रेट का यूनिट है। और यहाँ पे किसका भी यूनिट आ चुका है? के का। तो के का जो यूनिट होगा वो मोलर पर सेकेंड होगा। कब होगा? जब रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? जीरो होगा या मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर रिएक्शन हमारी कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू क्या ही डाला जाएगा? बताइए, वन। अगर वन डालेंगे तो बताओ के का यूनिट क्या आ जाएगा? मोलर की पावर वन माइनस एन होता है तो एन की वैल्यू है वन। और कोई भी नंबर का पावर जीरो, बताओ क्या आ जाएगा? वन। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स कहीं लिखा है तो बताओ वो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। तो के का यूनिट से भी आपको पता करना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है। क्लियर है ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं लास्ट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो बताइए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। तो अगर एन की वैल्यू टू होगी तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा? मोलर की पावर वन माइनस एन होता है, एन की वैल्यू है टू और यहाँ पे होगा सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? पर मोलर पर सेकेंड। है कि नहीं? आप ऐसा लिख सकते हैं या मोल पर लीटर में लिखना चाहें उससे भी लिख सकते हैं। है कि नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा? मोल माइनस वन लीटर पर सेकेंड या लीटर पर मोल पर सेकेंड। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो भी ऑर्डर का बोला जाएगा वैसे निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखनी है। अच्छा बताइए, कोई भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है भाई, अच्छा आप थोड़ा सा सोचो, ऑर्डर हम कहां से लिख रहे हैं? कि जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो कंसंट्रेशन का पावर का सम है वही तो ऑर्डर कहलाता है ना। आप थोड़ा एक बार ध्यान से देखिए, मान लो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, वो कहां से लिखा गया है? एक्सपेरिमेंटल डाटा से लिखा गया है और ये यहां से आ गई है। इसको बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रेट लॉ इक्वेशन। तो ये रेट लॉ इक्वेशन तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, वो तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, तो इसमें जो कंसंट्रेशन का जो पावर है वही तो ऑर्डर कहलाता है ना। तो अब बताओ, कोई भी रिएक्शन को देख के हम उसका ऑर्डर लिख सकते हैं क्या? नहीं। अरे कब ऑर्डर बताएंगे? जब हमको क्या गिवन होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या गिवन होगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। बिना रेट लॉ एक्सप्रेशन का हम क्या नहीं बता सकते हैं? उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? तो बताइए, मैं बोल सकता हूं क्या ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है? ऑर्डर कैसे डिटरमाइन होता है? क्योंकि रेट लॉ से ही ऑर्डर आता है और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली है, तो ऑर्डर भी कैसे डिटरमाइन हो रही है? एक्सपेरिमेंटली। है कि नहीं? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? और थर्ड, चलिए लिखिए, इसको लिख लेंगे आप नोट डाल के, 3 पॉइंट लिखिए। पहला, order is experimentally determined, order is experimentally determined और ऑर्डर जो होता है वो हमारा क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ऑर्डर सोज डिपेंडेंसी ऑफ, ऑर्डर सोज डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर शो डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन।
ठीक है। ऑर्डर शोज डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2 है, ऐसा कुछ रिएक्शन लिखा गया है और इसकी एक्सपेरिमेंटली डाटा ये है, एक्सपेरिमेंटल डाटा ये है, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है। तो अब बताओ जो ऑर्डर होगा ना भाई, वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन का रेट पे। अगर मान लो अभी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 2 है। अगर मान लो मैं इस कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, इस ए को क्या कर दूं, तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? तो अगर ये ऑर्डर अब 3 हो चुका है, ठीक है, तो अब ए को डबल करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो उस केस में रेट क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर वो किस पे डिपेंड करता है? रेट पे। ठीक है, वो आगे चल के और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगी आपको। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, लिखिए a प्लस टू बी गिव्स प्रोडक्ट, a प्लस टू बी गिव्स प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन का जो रेट लिखा गया है वो k इंटू ए बी का स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा लिखा गया है, ठीक है, समझ में आ रही है। अब ये मन सोचो कि यहाँ में जो कोफिशिएंट था वही पावर, अरे कभी कभी उसका कोफिशिएंट पावर भी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है, कब होगा वो बात की बात है, क्लियर है ना। लेकिन मान लो ये रिएक्शन दिया था और ये इसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज ट्रिपल, if concentration of both reactant is triple, then rate of reaction become अब देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे, मैं सॉल्व करूंगा, केवल आपको देखना है। ये रिएक्शन का रेट क्या लिखा है? R इज इक्वल टू के इंटू ए और बी का स्क्वायर, है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है कि अब कंसंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया गया है? ट्रिपल। अब ए नहीं है, 3A हो चुका है, और बी नहीं है, क्या हो चुका है? 3B। तो अगर कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब रेट आ गया है R डैश। अब A क्या है भाई? 3A है, और B क्या है बताओ? 3B का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो बताओ, मैं R डैश को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 3 का स्क्वायर इंटू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? तो हो सकता है ना ऐसे, क्योंकि ये k इंटू 3A है तो 3 बाहर निकल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, और यहाँ से 3 का स्क्वायर बाहर होगा कंसंट्रेशन ऑफ B। k है तो मैं एक साथ लिख दिया हूँ। अब बताओ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है? R। क्या लिखा जा सकता है? तो जो R डैश आएगा वो क्या होगा? 27 टाइम्स R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो रिएक्शन का जो न्यू रेट होगा वो ओरिजिनल रेट से कितना टाइम्स ज्यादा होगा? 27 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। लेकिन आपको तो भाई बोर्ड में होता तो ऐसे करते हैं हम कैलकुलेशन, हम तो ऐसे करेंगे कि R इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर दिया था, है कि नहीं। और किसकी, दोनों रिएक्टेंट की दोनों की कंसंट्रेशन को क्या किया जा रहा है? ट्रिपल किया जा रहा है। अब ए क्या हो चुका है? 3, क्योंकि पावर 1 है, और इसको भी ट्रिपल करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना टाइम्स हो जाएगा रेट? 27 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा? 27 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। अगर फिर हम यहाँ पे दो बातें लिखेंगे, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं ना PV इज इक्वल टू एन आर टी होती है ना। तो P इज इक्वल टू क्या होगा? N अपॉन V आर टी होगा ना। मोल अपॉन वॉल्यूम को कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो C आर टी होगा। तो R तो कांस्टेंट है, अगर T टेम्परेचर है, तो अगर मैं बोल सकता हूं क्या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, बोल सकता हूं। अगर मैं बोलूंगा मैंने प्रेशर को X टाइम्स कर दिया, तो प्रेशर X टाइम्स होगा, तो कंसंट्रेशन भी कितना टाइम्स हो जाएगा? X टाइम्स, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ रही है ना। अच्छा, सेकेंड, अगर मैं बोलूंगा प्रेशर को मैंने ट्रिपल कर दिया, तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। कंसंट्रेशन क्या होती है बताइए? मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। देखिए, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं वॉल्यूम को x टाइम्स करूंगा तो कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? 1/x टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं वॉल्यूम को x टाइम्स कर दिया हूं
तो उस केस में हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम है, तो मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम डबल होगा तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, ये बात तो पता ही है आपको, है कि नहीं? तो अगर हमारा वॉल्यूम x टाइम्स होगा, मतलब वॉल्यूम को डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो 1/3 होगा, तो x टाइम्स करेंगे तो 1/x टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये दो बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट और इस रिएक्शन का रेट है R इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी की पावर हाफ। आप सोचते होंगे ये कहां से लिखा गया है, ये एक्सपेरिमेंट में लिखा गया है, ऐसा डायरेक्टली दिया है तो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया है। तो बताओ इसका बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ, और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1.5, है कि नहीं? क्योंकि 1/2 मतलब 0.5 और 1 है, ऐड करेंगे तो आंसर इज 1.5। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो लिखिए क्वेश्चन, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, if partial pressure of B is made 4 times, partial pressure of B is made 4 times, then rate of reaction become, then rate of reaction become, then rate of reaction become, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या है भाई, अब ए में कुछ भी नहीं चेंज किया जा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को कितना टाइम्स किया जा रहा है, 4 टाइम्स। अगर प्रेशर 4 टाइम्स होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ बी भी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, है कि नहीं? प्रेशर को डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन डबल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताइए अब हमारा जो रेट आएगा वो आर डैश आएगा, वो क्या हो जाएगा, देखो के इंटू ए, तो ए ही रहेगा, ए में चेंजेस है नहीं। और अब बी कितना हो चुका है, 4 का पावर हाफ, और आप जानते हैं 4 की पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, जानते हैं ना आप? तो k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये हो जाएगा 4 की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ। और 4 की पावर हाफ कोई बता देगा क्या कितना होता है? 2 होता है, 2 स्क्वायर नहीं 2 होता है, ठीक है? तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यही था 1, तो ये क्या बन चुका है r, तो वो क्या हो जाएगा, डबल, मतलब r डैश इक्वल टू 2r हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये होगा कि आपने 4 की पावर हाफ को क्या लिख दिया है, हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब 2 होता है, ठीक है? लेकिन आपको ऐसे करना था, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, r इज इक्वल टू के इंटू ए, और b की पावर क्या है, हाफ है, और b को कितना टाइम्स कर रहे हैं, 4 टाइम्स। a में कुछ भी चेंज नहीं है, a में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज किसमें है, a में कुछ भी चेंज नहीं है, तो 1, कुछ भी चेंज नहीं है, 1 मान लीजिए, और इसकी पावर हाफ ही रहेगा, और 4 की पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो न्यू रेट आएगा वो ओरिजिनल रेट का डबल हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी गिव्स 2c, a प्लस बी गिव्स 2c, और इस रिएक्शन का जो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है, r इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। लिखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज मेड 1/4 टाइम्स देन रेट बिकम, तो देखिए यहां पे वॉल्यूम को क्या किया जा रहा है, 1/4 टाइम्स किया जा रहा है, और पूरा कंटेनर का वॉल्यूम को अगर हम 1/4 डालेंगे तो कंसंट्रेशन कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, और उस कंटेनर में मान लो ए और बी है, क्या है, ए, तो मतलब जो वॉल्यूम है ना वो किसका है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। क्लियर है ना? तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो ए का कंसंट्रेशन भी हो जाएगा 4 टाइम, और बी का कंसंट्रेशन भी हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है? और ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, सोल्यूशन है या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है? तो बताओ R इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर है। अब ए को क्या कर दिया गया है, 4 टाइम्स, और बी भी हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 64 टाइम्स हो जाएगा। तो जो न्यू रेट होगा वो ओरिजिनल रेट का 64 टाइम्स होगा।
आपको याद रखना है कि जब कंटेनर का वॉल्यूम को डबल करेंगे या कुछ भी करेंगे तो दोनों कंसंट्रेशन में आएगा चेंजेस। क्लियर है ना? क्वेश्चन लिखेंगे, टू वे गिव्स प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, when concentration of A is double, rate become 4 times, rate become 4 times. When concentration of A is double, rate become 4 times, rate become 4 times, rate become 4 times. Find rate law expression, find rate law expression. ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे बोर्ड पे देखो। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे क्या उसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया था, है कि नहीं? बोल रहा था कि कंसंट्रेशन को चेंजेस करने से रेट क्या होगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और रेट लॉ तो दिया नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा k इंटू ए की पावर में 2 होगा। क्या नहीं, कुछ x होगा। क्या होगा? कुछ x होगा, है कि नहीं? रेट तो ऐसे लिखा जाएगा ना, R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी पावर क्या होगी नहीं पता है भाई, पावर नहीं पता है क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है कि नहीं? अब क्वेश्चन सुनिए, क्या बोला जा रहा है कि अगर हम ए को डबल कर रहे हैं, ए को क्या कर रहे हैं? डबल, तो हमारा रेट क्या हो जा रहा है? 4 टाइम्स। तो अब रेट क्या हो गया है? 4 टाइम्स। कब? जब हम कंसंट्रेशन को क्या कर दिए हैं? डबल। क्या ये इक्वेशन नंबर 2 होगा या नहीं होगा? क्या होगा ना भाई? अब आपको बताइए, आपको निकालना है, अगर x निकल जाएगा तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो ये करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया जाए। इसको चाहे तो आप और अच्छा से लिख सकते हैं, 4r इज इक्वल टू के इंटू 2 की पावर x इंटू ए की पावर x। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करूंगा इक्वेशन नंबर 1 से। तो बताओ 2 क्या है? 4r, और ये 1 क्या है? r, और यहाँ पे क्या है? k इंटू 2 की पावर x इंटू ए की पावर x, और यहाँ पे 1 में क्या है बताओ? k इंटू ए की पावर x। 4 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो चुकी है बताओ? x। 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ चुकी है? x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अगर x 2 आ चुका है तो बताओ रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? r इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर क्या आ जाएगा? तो ये हमारा क्या हो चुका है? रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन। क्या आपको समझ में आ रही है? तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है, लेकिन आपको ऐसे करना चाहिए था, r इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर x था, है कि नहीं? अब रेट क्या हो चुका है? 4 टाइम्स। कब? जब कंसंट्रेशन को किए हैं डबल। तो डबल करेंगे तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। तो बताओ 4 को क्या लिखा जाएगा? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बताइए यहां से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? तो क्लियर है ना? तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आपको ये शॉर्टकट मेथड है, इससे डायरेक्टली आंसर आने वाला है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, A plus B gives product if concentration of both reactant is double, if concentration of both reactant is double, then rate become 8 times. Concentration of both reactant is double, rate become 8 times. If concentration of only A is double, repeat कर रहा हूं, if concentration of both reactant is double, then rate become 8 times. If concentration of only A is double, rate is double. If concentration of only A is double, rate is double, find rate law equation. Find rate law equation. आपको देखो यहां में क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन दिया है भाई, क्या दिया है? रिएक्शन। और आपको बोला है कि जब हम दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो हमारा रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है कि नहीं? जब हम सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल हो रही है। क्लियर है ना? तो आपको बताना है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा। आप बताइए भाई। तो आप बताओ, यहाँ पे लिखेंगे रेट r इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर और b की पावर।
यहाँ में क्या होगा, कुछ तो होगा, क्या होगा, मैंने मान लिया है एक्स और वाई, क्या मान लिया है, एक्स और वाई, अरे मान लिया है ना, क्या मान लिया है, एक्स और वाई, क्या निकालना है, एक्स और वाई, एक्स और वाई निकल जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट लॉ इक्वेशन, क्या निकल जाएगा। उसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसके लिए मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब बताओ, बोला है कि जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट क्या हो गया है, 8 टाइम्स। अगर R है तो रेट अब क्या हो जाएगा, 8R। कब होगा, जब A की कंसंट्रेशन को क्या की जा रही है, डबल, क्या की जा रही है, डबल। अब A नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। क्लियर है ना। फिर एक और इक्वेशन बनेगा, क्योंकि एक्स और वाई निकालना है। अब बोला जा रहा है कि सिर्फ ए की कंसंट्रेशन को डबल किया गया है, किसकी कंसंट्रेशन को, मतलब बी में चेंजेस नहीं है, तो रेट क्या हो चुका है, डबल। रेट क्या हो चुका है, तो अब रेट हो गया है डबल। अरे कब, जब हम सिर्फ और सिर्फ ए की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डबल। क्या बी में कुछ चेंजेस है क्या, तो ये 3 इक्वेशन के मदद से हमको निकालना है एक्स और वाई। क्या निकालना है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 का इस्तेमाल करता हूं तो वाई कट जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, एक्स। क्या आएगा बोलो, एक्स आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर किससे, 1 से। तो बताओ यहां में क्या है, 2r और यहाँ पे है r, यहाँ पे हो जाएगा के। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर x, थोड़ा आप मेरे साथ दीजिएगा, देखिए इधर, k इंटू 2 की पावर x इंटू ए की पावर x, फिर यहाँ पे लिखा जा सकता है b की पावर y, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है बताओ, k इंटू ए की पावर x इंटू b की पावर y। क्या सही बात है ना, k कट जाएगा, ये सारी टर्म्स कट गई हैं, r से कट गया है। तो अब आपको बताना है कि बताइए 2 इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 2 की पावर x, तो बताइए x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1। अब x निकल गया है तो y निकाल देना है, x निकल गया है तो y निकाल देना है। तो आप क्या करिए, 1 और 2 को डिवाइड कर लो, जो मर्जी जिसको डिवाइड कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। तो बताओ, मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। तो बताओ इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 8r, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, r, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू ए की पावर x। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है बताओ, k इंटू, बताओ 2a है तो भाई मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर x इंटू ए की पावर x, 2 की पावर y इंटू b की पावर y, बोलो लिखा जा सकता है ना ऐसे, डिवाइड बाई क्या होगा बताओ, 1 क्या है, k इंटू ए की पावर x इंटू b की पावर y, है कि नहीं है। k कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, और r से r कट जाएगा। तो बताओ 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। बताइए आप x कितना निकाल चुके हैं, 1, तो 1 डाल दो। तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर y। तो ये क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y। होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये 2 4 जा 8, तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y। तो 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y। तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2। तो हम जो रेट माने थे r इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1, और b की पावर y। तो ये हमारा क्या हो चुका है, रेट। क्या हो चुका है, रेट। अरे रुक जाए, ऐसे करने में थोड़ा समय लगा है ना, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूं। ये r इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, ऐसा है कि नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब रेट क्या हो चुका है, 8। रेट क्या हो चुका है, कब 8 हो चुका है, जब a भी डबल हो चुका है और b भी क्या हो चुका है, डबल हो गया ना। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट 8 टाइम्स हो गया, तो रेट का जगह में 8, और a हो गया है 2, क्योंकि पावर x है तो x, और b भी डबल हो गया, पावर y है तो y। क्या यहां तक समझ में आ रही है। अब बोल रहे हैं कि रेट डबल है जब सिर्फ a डबल है कि नहीं। अब रेट क्या हो चुका है, 2, कब, जब सिर्फ a डबल है, a बोले तो 2 की पावर x। तो यहां से बताओ, अब b में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि b में चेंजेस नहीं है, तो 1 मानेंगे। तो बताओ यहां से x की वैल्यू, और x की वैल्यू 1 को यहां पे डालेंगे, तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x की वैल्यू 1 डालेंगे, तो 2 4 जा 8, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आंसर आ जाएगा।
ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन था ना, क्या बोला जा रहा है, ए डबल है बी डबल है तो रेट है 8, तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, के वो कट ही जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ a को डबल किया गया है, रेट हो गया है डबल, a को डबल किया गया, रेट हो गया डबल, मतलब b में कुछ भी चेंज नहीं है तो b की वैल्यू को 1 मानेंगे, कुछ चेंज नहीं है। तो बताओ 2 इक्वल टू 2 की पावर x, तो जब दोनों का बेस सेम है तो पावर को इक्वल करेंगे, x की वैल्यू 1, x को यहां पे डाल देंगे, क्या निकल जाएगा y, और x y निकल गया है तो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैं प्रोसेस ये सिखा चुका हूं, अब आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस इस पे होगा, ये शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए a प्लस 2b गिव्स 2c, लिखे इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओनली b, if concentration of only b, if concentration of only b is triple, if concentration of only b is triple, then rate become 9 times, then rate become 9 times, then if concentration of only b is triple, then rate become 9 times, if concentration of both reactant is triple, if concentration of both reactant is triple, then rate become 27 times, then rate become 27 times, find rate law equation। मान लो इसका रेट लिखना है तो लिखेंगे r, इसका रेट कैसे लिखेंगे बताइए, r इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर x और b की पावर y, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ओनली b इज ट्रिपल, अब सिर्फ b ट्रिपल हो गया है 3 की पावर y, उस केस में a में कुछ भी चेंजेस नहीं है तो a को 1 मानेंगे, तो रेट कितना हो गया है 9 टाइम्स, ठीक है। तो 9 को लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर y, बेस सेम है तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब क्वेश्चन ये में बोला है कि रेट हो गया है 27, कब, जब दोनों की कंसंट्रेशन को क्या किया है ट्रिपल, तो अब a भी हो गया है 3 की पावर x और b भी ट्रिपल हो गया है, पावर y है तो 3 की पावर y। अब x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 की स्क्वायर होती है 9, 9 3 जा 27, तो 3 इक्वल टू 3 की पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो x 1 आ चुकी है, तो रेट लॉ क्या होगा, r इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर x और b की पावर y, तो ये हमारा क्या हो चुका है, रेट लॉ इक्वेशन। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे, दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा, इतना करने की क्या जरूरत है, a का आगे में 1 है तो पावर 1 लिख दीजिए, b का आगे में 2 है तो 2 लिख दीजिए, कि भाई ये इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया है, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है ना, क्योंकि रेट लॉ में जो कोफिशिएंट होता है वो उसका पावर नहीं होता है। जैसे मान लो a से b है, क्या लिखा है, a से b है, a से क्या हो रहा है b, और इस रिएक्शन की जो रेट है वो r इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर x है, r इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर x है। तो बताओ यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देंगे, ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन की, ऑर्डर इस रिएक्शन की बताओ क्या है, क्या है, x है, क्या है x, चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, देखो, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, रेट डबल हो गया है, रेट क्या हो गया है, तो बताओ उसका पावर क्या होगा। मैं बोल रहा हूं कि ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो गया है, ये तभी होगा जब उसका पावर क्या रहा होगा, 1, क्या रहा होगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, अगर मान लो लिखा है, मान लो r इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर कुछ x लिखा है, ठीक है, समझ में आ रही है ना, x इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब बताओ, मैं बोल रहा हूं कि इसको मैंने डबल कर दिया है तो 2 की पावर x, तो रेट हमारा क्या हो चुका है 2, तो बताओ x की पावर क्या रही होगी 1, तो x की पावर क्या रही होगी 1। अब देखो रेट क्या हो चुका है डबल, कब, जब हम a की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी, मतलब रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर। अगर मैं बोलूंगा इसको मैं 3 टाइम्स कर दूं, रेट भी 3 हो गया है तो ऑर्डर कितना होगा 1, इसको 4 टाइम्स करा गया, रेट भी हो गया है 4 टाइम्स, तो ऑर्डर क्या होगा, पावर 1 होगा, तभी ये 4 और 4 बराबर होंगे। अगर मैं बोलूंगा इसको मैंने डबल कर दिया, क्या कर दिया,
और रेट आ गया 4 टाइम्स, रेट क्या आ गया, तो बताओ पावर क्या रही होगी, क्योंकि ये डबल करने से ये 4 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर रहा होगा तभी तो 4 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखो। अब इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, रेट हो गया 4 टाइम्स। रेट क्या हो गया, तो रेट हो गया है 4, जब हम एक ही कंसंट्रेशन को किए हैं डबल, तो 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। तो उधर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करूं, रेट हो गया है 8 टाइम्स। रेट कितना हो गया है, अब बताओ, रेट हमारा क्या हो चुका है 8। तब जब मैं 2 की पावर को क्या करूंगा, x, क्योंकि कंसंट्रेशन को कर रहा हूं डबल, तो बताओ 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का क्यू। 8 क्या होता है, बताओ 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। क्या याद है आपको, समझ में आ रही है? मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहा हूं, रेट हो गया ट्रिपल। बताओ रेट हो गया है ट्रिपल, जब मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कर रहा हूं ट्रिपल, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने से रेट हो गया 27 टाइम्स। कितना टाइम्स, तो बताओ क्या लिखा जाएगा, रेट हो गया है 27, जब हम एक ही कंसंट्रेशन को कर रहे हैं ट्रिपल, तो बताइए क्या होगा, x की वैल्यू 3। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है क्या? अगर मैं बोलूंगा मैं इसकी कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया, एक ही कंसंट्रेशन को, रेट हो गया 2 टाइम्स। रेट क्या हो गया, तो बताओ पावर क्या होगी, बताओ रेट क्या हो चुका है 2, जब इसकी कंसंट्रेशन को क्या किया जा रहा है, x। मतलब एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स किया गया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, तो हमारा ऑर्डर, सॉरी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करने से रेट क्या हो गया है, डबल। तो बताओ ऑर्डर क्या होगी, देखिए इधर 2 इज इक्वल टू, मान लो यहाँ में 4x है कि नहीं है? और आप ऐसे समझ सकते हैं 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आप जानते होंगे a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n होता है क्या, होता है ना ऐसे। तो बताओ 2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 2 की पावर 2x लिखा जा सकता है क्या? यहाँ में पावर कितनी है 1, यहाँ भी बेस 2, यहाँ भी बेस 2, आंसर इज 2x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। क्या हो जाएगी, हाफ। अब ऐसा सोचो, मतलब रिएक्टेंट को मैं 4 कर रहा हूं, रिएक्टेंट को क्या कर रहा हूं भाई, 4। ऐसे भी सोचना था, अगर मैं इसको 4 कर रहा हूं तो इससे जो वैल्यू निकल रही है वो 2 निकल रही है। वो तभी पॉसिबल है जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाए, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 2, है कि नहीं। तो यहाँ पे पावर क्या रहा होगा, 1/2। क्या रहा होगा, 1/2। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे भाई 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर की पावर, अब इसकी वैल्यू 2 आनी है तो पावर 1/2 रखेंगे ना, कट जाएगा तो वैल्यू 2 आएगा। r इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर x, कुछ भी है। अगर मैं इसको 4 कर रहा हूं और कुछ x है और इससे रिजल्ट 2 आ रहा है, तो बताओ यहां में क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, तभी तो 2 आएगा ना भाई 4 का। और रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, तो यहाँ में x की पावर क्या रहना पड़ेगा, 1/2। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने a को 100 कर दिया हूं, क्या कर दिया हूं, और रेट निकल के आया है 10, तो 100 से 10 कब आएगा, जब 100 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। मैंने इसको 79 और 49 कर दिया, कितना कर दिया, और रेट निकल के आ गया 7। रेट निकल के आ गया, क्योंकि आपको जानते हैं कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर। अच्छा मान लो इसको मैंने 4 कर दिया, रेट हमारा 1/4 टाइम्स हो गया। मैंने क्या बोला, एक ही कंसंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया है 4, रेट निकल के आ गया 1/4। तो बताओ x क्या होगी, अरे रेट हो चुका है 1/4, कब, जब एक ही कंसंट्रेशन को किया जा रहा है। तो बताओ 4 है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान 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 से देखो, 4 को लिखा जा सकता है, 1/4 को लिखा जा सकता है क्या, 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 1/4, 4 की पावर -1 इक्वल टू 4 की पावर x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, -1। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगा a को मैंने डबल कर दिया, a को क्या कर दिया, रेट हो गया अनचेंज, रेट चेंज हुआ ही नहीं, रेट चेंज हुआ ही नहीं, ऑर्डर क्या होगा। तो देखो रेट अनचेंज का मतलब रेट 1 ही है, कब, जब हम 2 की पावर कर रहे हैं x। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट चेंज नहीं हो रहा है, वो तभी नहीं होगा जब उसकी पावर क्या रही होगी, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि आप 1 को लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 की पावर x, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर 0 वैल्यू क्या ही हो जाता है 1।
तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं लेकिन मेरा रेट चेंज नहीं हुआ, वो तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर क्या है, 0। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बोलूंगा मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया लेकिन मेरा रेट अनचेंज हो गया है, बताइए क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, 0। ऑर्डर क्या होगा, मतलब 1 इज इक्वल टू 4 की पावर x, तो बताओ x की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। क्या यहां तक आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, कि अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है और रेट हो गया है 2.82, रेट क्या हो चुका है 2.82, क्या आपको समझ में आ रही है ना, तो आपको बताना है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको याद रखना है 2.82 की जो वैल्यू होती है 2 की पावर 3/2 का वैल्यू होता है 2.82, क्या होता है 2.82। तो बताओ रेट क्या हो चुका है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x, क्योंकि मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया हूं डबल, रेट हो गया है 2.82, 2.82 का मतलब 2 की पावर 3/2, 2 की पावर क्या होता है, तो बताओ यहां से x की वैल्यू क्या हो चुकी है 3/2, x की वैल्यू क्या हो चुकी है 3/2। अगर मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू को मैंने ट्रिपल कर दिया है, रेट हो गया 5.19, समझ में आ रही है ना, तो 5.19 का मतलब होता है 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2, ठीक है। तो बताओ 3 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो ऑर्डर क्या हो चुका है, तो थोड़ा याद रखना है डेसिमल। आप √2 की वैल्यू जानते हैं या √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू 1.4, कैसे आप बता रहे थे, √2 होता है 1.414 होता है, क्या होता है 414। तो अगर मैं निकालता हूं देखो 2√2 निकालता हूं, क्या निकालता हूं, तो 2 इंटू √2 की वैल्यू है 1.414, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.82 आ जाएगा ना 2.82, और ठीक है, तो 2.828 है, तो अप्रोक्सीमेट में 2.82 लिख सकता हूं ना, 2.82 किसकी वैल्यू आई है 2√2 की आई है कि नहीं आई है। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 2, और बताओ √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, और दोनों का बेस सेम है तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ ऐसे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो 2 की पावर 3/2 की वैल्यू कितनी होती है 2.82, वो रट लेना कभी कभी आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रही है ना। जब थोड़ा जल्दी से बताओ, मैं बोल रहा हूँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 8 टाइम्स हो गया, बताओ ऑर्डर क्या होगी, अरे एक को डबल किया रेट आ गया 8, मतलब 2 की पावर क्या रही होगी 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 6 टाइम्स किया गया, 6 टाइम्स किया रेट हो गया 1/6, तो 6 इज इक्वल टू 1/6, तो जब उसकी पावर -1 होगा तभी वो 1/6 आएगा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा -1। रेट को अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 6 टाइम्स करूंगा और रेट हमारा आ गया 36, तो 6 से 36 कब होगा जब 6 का क्या किया जाएगा स्क्वायर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो समझ में आ रही है ना। मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 36 टाइम्स कर दिया है और रेट आ गया है 6 टाइम्स, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2, ऑर्डर क्या, क्योंकि रिएक्टेंट 36 है ना भाई, 36 का स्क्वायर रूट तो 6 आता है, तो रूट 36 का मतलब 6 की पावर 1/2, मतलब उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, है कि नहीं। मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 6 टाइम्स किया लेकिन हमारा रेट चेंज ही नहीं हुआ, ऑर्डर क्या हो जाएगा 0। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, ऐसा लिखा होता है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, 2 में, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। पहला एक्सपेरिमेंट कराया गया तो ए का कंसंट्रेशन इतना है, बी इतना है, तो रेट इतना निकल के आया। फिर सेकंड में ये है, तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से आपको रिएक्शन की रेट निकालनी है, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या आप ऑलरेडी 12 में करे किए हैं, लेकिन उस मेथड से नहीं, डायरेक्टली एक स्टेप में करना है। लेकिन आप पहले कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग ऐसे करते थे कि जो भी रिएक्शन दिया था ए प्लस बी प्रोडक्ट ऐसा बनेगा ना,
और बताइए हम लोग क्या इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर कुछ रही होगी एक्स और बी की पावर में कुछ रहा होगा वाई, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये डाटा को पुट करेंगे। रेट क्या है बताओ, रेट है 1.2 इंटू 10 की पावर -4। जब कंसंट्रेशन ए का वैल्यू कितना है बताओ, 0.05 की पावर एक्स और बी कितना ही है 0.05 की पावर वाई। तो हम इक्वेशन नंबर 1 इसको मानेंगे। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट क्या है 2.4 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के। उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 की पावर एक्स 0.05 की पावर वाई, इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा 1.2 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y, इक्वेशन नंबर 3। अब तीन इक्वेशन के मदद से मुझे निकालना है x और y। किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y। अब थोड़ा सा सोचो, आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डिवाइड, लेकिन कौन सा इक्वेशन को किससे डिवाइड करा जाए ये तो आपको मालूम होना पड़ेगा, ये नहीं कि रेंडमली किसी को डिवाइड कर रहे हैं। आप ऐसा दो इक्वेशन ले लो भाई जिससे आपका क्या होगा, देखो अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड करूंगा तो y वाला टर्म कट जाएगा तो x वाली वैल्यू निकल जाएगी, है कि नहीं। तो मैं अच्छा बताओ 1 को 2 से डिवाइड करूं या 2 को 1 से डिवाइड करूं, क्योंकि बताओ जब इसको डिवाइड करेंगे 24 12 तो वो 1/2 में ज्यादा कंफर्टेबल है या 2/1 में, 2 में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा ठीक है। तो 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो क्या है बताइए 2.4 इंटू 10 की पावर -4 और 1 क्या है 1.2 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू 0.1 की पावर x 0.05 की पावर y अपॉन क्या हो जाएगा k इंटू 0.05 की पावर x 0.05 की पावर y। अब ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, है ना। और 10 की पावर -4 से 10 की पावर 4 कट जाएगा और ये कितना टाइम्स में कट जाएगा 2 टाइम्स। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 0.1 अपॉन 0.05 की पावर क्या आ जाएगा x, क्योंकि आप देखिए a की पावर m अपॉन b की पावर m, पावर सेम है तो इसको लिखा जा सकता है a अपॉन b की पावर m, लिखी जा सकती है ऐसे। और देखिए आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर है तो मैं चाहूंगा कि इसको 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए डेसिमल हटाने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो बताओ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे होगा 5 की पावर x, तो 5 2 जा 10 तो क्या आ जाएगा बताइए 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x कितना निकल के आ चुका है, अच्छा x तो आ चुका है, फिर y निकालना पड़ेगा तो फिर कोई दो इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं, कि जिसमें x वाला टर्म कट जाए y वाला वैल्यू निकल जाए। तो मैं 1 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, x और x कट जाएगा y निकल जाएगा, है कि नहीं। तो बताओ मैं कौन सा इक्वेशन को डिवाइड करना चाहता हूं, है ना, मैं डिवाइड करना चाहता हूं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ में। तो बताइए 1 क्या है 1.2 इंटू 10 की पावर -4 और 3 क्या है 1.2 इंटू 10 की पावर -4, 1 क्या है k इंटू 0.05 की पावर x और यहाँ पे है k इंटू 0.05 की पावर x इंटू 0.1 की पावर 1। मैंने कुछ गलत लिख दिया है सर, तो 1 क्या है बताओ 0.05 की पावर x इंटू 0.05 की पावर y है। तो ये टर्म्स कट जाएंगे और ये सब कट जाएगा तो यहाँ पे आ चुका है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप ऐसे ही लिख देंगे 0.05 अपॉन 0.1, दोनों को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू y, हो जाएगा ना ऐसे। और 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर y, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y आ गई ना ऐसे। और 1 को लिखा जा सकता है क्या 1/2 की पावर 0, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर 0 वैल्यू क्या ही होता है 1 होता है, क्योंकि यहाँ में 1/2 था तो इसलिए मैंने 1/2 की पावर 0 कर दिया। तो y की वैल्यू बताइए क्या आ चुका है, और y की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो बताओ हमारा जो रेट लॉ इक्वेशन था वो r इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर कितनी है 1 और b की पावर कितनी है 0। तो इस रिएक्शन का रेट ऐसा हो गया r इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1। तो ये रिएक्शन का हमारा आ चुका है रेट लॉ इक्वेशन।
लेकिन आपको इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर मैं ऐसे करूंगा, देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, किसी एक का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लो, ठीक है? बताओ भाई, यहां पे अगर हमारा बी का कंसंट्रेशन क्या चेंज हो रहा है क्या? 1 से 2 में चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो उस केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी है? डबल। 0.05 का डबल 0.1 होता है कि नहीं होता है? आप टेंशन में आ चुके हैं। इधर देखिए, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 टू 10 होता है, और 2 डिजिट के बाद आप 0 लगाएंगे तो 0.1, 0.05 का डबल क्या 0.1 होता है कि नहीं होता है? अब सब कुछ ध्यान देंगे। जब बताओ बी की कंसंट्रेशन क्या डबल है क्या? ओ सॉरी, बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज हो रही है क्या? तो जब बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, उस केस में ए का कंसंट्रेशन कितना हो चुका है? डबल। ए की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? तो रेट क्या हो गया है? बताओ, 1.2 से ये 2.4, क्या रेट क्या हो चुका है? तो ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल तभी हो पाएगा जब पावर क्या होगा? 1। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया है? आपको क्या करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? किसी एक का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके देखना है कि दूसरा में क्या चेंजेस आ रहा है। क्लियर है ना? तो बताओ, यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? अगर ए कांस्टेंट है तो उस केस में, सॉरी, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। अगर बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो उस समय ए की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? डबल। जब ए की कंसंट्रेशन डबल हो गई है तो रेट भी क्या हो रही है? डबल। तो ए को डबल करने से रेट डबल तभी होगा जब पावर 1 होगा। तो बताओ, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर तो एक्स ही था ना? ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या था? एक्स। तो आंसर ही बताओ, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1। अच्छा, अब देखो, अब क्या करेंगे? अब बी की वैल्यू निकालेंगे। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या था? वाई। अब वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब बी की। अब क्या करेंगे? देखो, यहां से यहां में ए की कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट। ए की कंसंट्रेशन क्या है? लेकिन यहां से यहां में बी की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? लेकिन रिएक्शन का रेट क्या हो चुका है? अनचेंज। तो अब मुझे बताओ, बी की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x1 y0, x1 y0 रिएक्शन का रेट r इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 1 b की पावर 0। यही तो आया था। ये हमारा मेथड 2, और यही आपको फॉलो करना है। आपको क्या, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करेंगे। जब एक ही कंसंट्रेशन, मतलब किसी एक का कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट है तो उस समय दूसरी की कंसंट्रेशन कैसी चेंज हो रही है और उसका रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसा चेंज हो रहा है वो देखना है। क्लियर है ना? एक का कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करना है, दूसरा का ऑब्जर्व करना है कि कैसा कंसंट्रेशन हो रहा है और रेट क्या हो रही है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, जब हम बी की कंसंट्रेशन को यहां से 1 से 2 में, पहले देखो बी की कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बी को मैंने कांस्टेंट कर दिया है। तो जब बी कांस्टेंट है तो उस केस में ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? बताओ, डबल। क्या हो गई है? डबल। और यहां से 1 से 2 में ए हो गया है डबल, तो ए से 2 में रिएक्शन की रेट भी क्या हो रही है? डबल। हो गई है कि नहीं हो गई है? तो बताओ, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो चुका है? 1 है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो अब ए को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो 1 से 3 में बताओ, ए की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? कांस्टेंट। तो जब ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो बताओ बी की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? डबल। क्या हो चुकी है? डबल। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन का रेट क्या हो चुका है? अनचेंज। तो बताइए, किसी की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है? तो बताओ, यहां से निकल जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, और यहाँ पे हम ये सारी वैल्यू डाल देंगे तो रेट आ जाएगा a की पावर 1 और b की पावर 0। क्या कुछ समझ में आया है? ऐसे ही करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। एक रिएक्शन लिखा है A2 प्लस B2 gives 2AB। यहाँ पे A2 की कंसंट्रेशन दी गई है, B2 की कंसंट्रेशन दी गई है, रिएक्शन का रेट लिखा गया है। यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.2, यहाँ पे 0.1, 0.1,
0.1 0.2 रेट है 2 इंटू 10 की पावर -3 4 इंटू 10 की पावर -3 8 इंटू 10 की पावर -3 फाइंड रेट लो एक्सप्रेशन तो आप लिखेंगे रिएक्शन का जो रेट होगा A2 की पावर x होगा कुछ B2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर y बताओ x की वैल्यू जल्दी से x की वैल्यू y की वैल्यू हो गया आंसर। अब देखो देखो इधर 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 देखो भाई यहां से यहां में क्या A2 कांस्टेंट है तो उस केस में B2 क्या हो चुका है तो बताओ रेट क्या हो गई है 4 का डबल क्या होता है 8 होता है कि नहीं होता है तो बताओ B2 की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो गया है तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B2 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B2 बताओ कितना आ चुका है 1 तो B2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है y की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो अब यहां से यहां में देखो यहां से यहां में क्या है B2 कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे A2 क्या हो चुका है डबल रेट क्या हो चुकी है डबल तो बताओ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A2 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A2 जिसको x बोला गया है वैल्यू कितनी है 1 डाल देंगे तो रेट लॉ क्या आ जाएगा A2 इंटू B2